नमस्कार दोस्तों, मननशील भारत चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हवन, यज्ञ या अग्निहोत्र इस भारत भूमि में हजारों वर्षों से निरंतर होते आए हैं। हमारे पूर्वज ऋषि महर्षियों ने इस भारत भूमि को अग्निहोत्र की पावन परंपरा से सुरक्षित रखा। जब तक इस भारत भूमि पर अग्निहोत्र की परंपरा चलती रही, तब तक इस देश में खुशहाली ने वास किया। धीरे धीरे वेद का पढ़ना पढ़ाना कम होता गया। फिर हजारों वर्षों की गुलामी में ये लगभग खत्म होने की कगार पर पहुंच गया और साथ में खत्म हुआ दैनिक अग्निहोत्र। अब अग्निहोत्र केवल शादी विवाह, मरने जीने या फिर किसी समारोह का हिस्सा भर रह गया। फिर भी अग्निहोत्र को एक पवित्र कार्य माना जाता रहा, लेकिन आज परिस्थिति बदल चुकी है। मॉडर्न साइंस की चमक से अंधे कुछ नास्तिक लोगों ने अग्निहोत्र को सिरे से ही नकारना शुरू कर दिया है। उनका मानना है अग्निहोत्र केवल अंधविश्वास है, लेकिन ये अग्निहोत्र आज अपनी गवाही खुद देगा। आज की वीडियो को हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट में हम अग्निहोत्र के समय होने वाले केमिकल रिएक्शन को समझाने की कोशिश करेंगे और सेकंड पार्ट में वायु, जल, मिट्टी, फसलों और रेडिएशन पर अग्निहोत्र के क्या प्रभाव होते हैं, इसके ऊपर किए गए साइंटिफिक रिसर्च को आपको बताने का प्रयास करेंगे। वो साइंटिफिक रिपोर्ट्स भी आपको दिखाएंगे जो अब तक रिसर्च किए गए हैं। सबसे पहले अग्निहोत्र में प्रयोग होने वाली सामग्री को देख लेते हैं। गाय का शुद्ध घी, कपूर, दूध, शहद, दाख, खांड, अगर, तगर, केसर, ये इतनी सारी सामग्री अग्निहोत्र में डाली जाती है और भी कुछ सामग्री बीमारी के अनुसार डाली जाती है। अब कुछ लोग ऐसा सोच सकते हैं कि इतनी सारी कीमती चीजें आग में जलाने से क्या फायदा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कोई भी द्रव्य कभी पूरा नष्ट नहीं होता, केवल अपनी अवस्था बदलता है। मॉडर्न साइंस भी इसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के द्वारा परिभाषित करता है। जब एक निश्चित ताप पर अग्नि में कोई वस्तु डाली जाती है तो अग्नि उसको माइक्रो लेवल तक तोड़ देती है। हमारे ऋषि महर्षियों ने अग्निहोत्र के हवन कुंड को इस हिसाब से डिजाइन किया है, न तो उसमें हवा की कमी होती है न ही अधिकता, जिसके कारण उसका ताप 300 डिग्री से 1300 डिग्री सेल्सियस तक बना रहता है। हवन कुंड के अलग अलग हिस्से में अलग अलग टेम्परेचर बना रहता है, जिससे वो घी, सामग्री आदि पदार्थों को माइक्रो लेवल तक तोड़ देती है, जिससे वो पदार्थ वायु और जल के साथ मिलकर उनको शुद्ध कर देता है। उदाहरण के लिए 1 ग्राम हींग को 1 क्विंटल दाल के साथ रखने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर उसी 1 ग्राम हींग को भूनकर छोंक लगा दिया जाए तो पूरी दाल को सुगंधित कर देता है। ऐसे ही जब एक लाल मिर्च को कोई व्यक्ति खाता है तो वो व्यक्ति प्रभावित होता है, लेकिन अगर उसी एक लाल मिर्च को आग में जला दिया जाए तो वहां पर जितने भी लोग होंगे सभी पर उसका प्रभाव जाएगा, क्योंकि अग्नि में पदार्थ डालने से हल्का होकर शीघ्र सारी वायु में फैल जाएगा। उसकी भेदक शक्ति बढ़ जाती है। यह ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस का आधार भी है। इस नियम के अनुसार भी जो गैस जितनी हल्की होगी वह उतनी ही जल्दी वायु में मिल सकेगी। अग्नि में डाला हुआ पदार्थ सूक्ष्म होके फैल के दूर तक जाकर बैक्टीरिया, फंगस, वायरस, हानिकारक गैसों और दुर्गंध को खत्म करता है। किसी भी सुगंध जैसे फूलों, इत्र या किसी अन्य सुगंधित पदार्थ का ये सामर्थ्य नहीं है जो गृहस्थ वायु को बाहर निकालकर शुद्ध वायु का प्रवेश करा सके, क्योंकि इन सुगंधित पदार्थों में भेदक शक्ति नहीं होती। ये सामर्थ्य केवल अग्नि का ही है। उस वायु को दुर्गंध युक्त पदार्थों को छिन्न भिन्न और हल्का करके बाहर निकालकर पवित्र वायु का प्रवेश करा देती है। इत्र और फूलों आदि की सुगंध तो उसी दुर्गंध युक्त वायु में मिलकर रहती है। दुर्गंध युक्त वायु को छेदन करके बाहर नहीं निकाल सकती और ना ही वह ऊपर चढ़ सकती है, क्योंकि उसमें हल्कापन नहीं होता, जिसके कारण बाहर की वायु भी प्रवेश नहीं कर पाती, क्योंकि खाली जगह के बिना दूसरी वायु का प्रवेश नहीं हो सकता। इस बात से पता चलता है कि ऋषियों ने वायु और पर्यावरण शुद्धि के लिए अग्निहोत्र को अपनाया, किसी अंधविश्वास के कारण नहीं बल्कि वैज्ञानिक आधार पर। अग्निहोत्र के दौरान कौन कौन से रासायनिक परिवर्तन होते हैं ये देख लेते हैं। अग्निहोत्र में जो पदार्थ डाले जाते हैं उनमें सबसे ज्यादा हिस्सा लकड़ी है, जिसमें ऋषियों ने जिन लकड़ियों का चयन किया है उनमें ढाक, पीपल, बड़, गुल्लर, आम, चंदन, शमी,
बिलु आदि इनकी लकड़ियों में औषधीय गुण होने से मुख्य है। मॉडर्न कल्चर की चकाचौंध से अंधे कुछ लोग ये बोलकर हवन करने से मना करते हैं कि हवन में लकड़ी जलने से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, लेकिन अग्निहोत्र में जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है वो हमारे पर्यावरण को संतुलित ही करती है। Carbon dioxide, or CO2. Carbon dioxide is everywhere on Earth actually, and it's an important part of Earth's delicate balance of life. It's what animals, including us, exhale after they breathe in oxygen. Plants then use carbon dioxide, along with sunlight, to grow and make more oxygen for us to breathe. A lot of इसके चारों ओर किसकी परत है? वायुमंडल की। और इस वायुमंडल की परत में घूम रहा है CO2। CO2 जो होता है दिन के समय ऊष्मा को आने देता है, दिन के समय ऊष्मा को आने देता है, और रात के समय जब ऊष्मा जाती है तो इसे जाने नहीं देता है। इसलिए दिन के समय हमारा पृथ्वी गर्म होता है सूर्य की रोशनी से, रात के वक्त में पूरी तरह से ठंडा नहीं होता है। वरना अगर ये CO2 को हटा दीजिएगा ना, पृथ्वी का टेम्परेचर -40 डिग्री हो जाएगा, सियाचिन ग्लेशियर हो जाएंगे। किसी दिन अचानक मान के चलिए CO2 छुट्टी पे चल गया, यहाँ पर आप CO2 अगर हटा देंगे तो पृथ्वी का दिन में टेम्परेचर क्या हो जाएगा? ज्यादा। क्या हो जाएगा? ज्यादा। और अगर रात के समय ये हटा देंगे तो लौटा के भेज देगा, जाओ लोग सब लोग, रात के समय एकदम ठंडा। क्योंकि पेड़ पौधे और सभी वनस्पति कार्बन डाइऑक्साइड ही ग्रहण करते हैं और वर्षा के लिए वाष्पीकरण में भी कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता पड़ती है। इतना वेट होना चाहिए कि ग्रेविटी उसे नीचे खींच सके। तो वही इस बात के बारे में समझ आने लगा कि बादलों के अंदर एक चीज होनी चाहिए जिन्हें हम कह सकते हैं कंडेंसेशन न्यूक्लियाई। ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स होने चाहिए। कंडेंसेशन न्यूक्लियाई मतलब ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल होने चाहिए जिनके ऊपर पानी इकट्ठा हो सके या कोई भी वाटर मॉलिक्यूल जो है वो इकट्ठे हो जाएं, ताकि वो भारी हो जाएगा तो वो नीचे उतर के नीचे बारिश के रूप में आ सकेंगे, बारिश या स्नोफॉल या किसी भी रूप में नीचे आ सकते हैं। तो इंसानों को ये चीज समझ आई कि विजुअल रेन मेकिंग या क्लाउड सीडिंग का। क्लाउड सीडिंग कौन से बीज बो रहे हैं हम यहाँ पे? तो हम देख रहे हैं कंडेंसेशन न्यूक्लियाई के। ये न्यूक्लियाई क्या होते हैं? तो इन जनरल हम देखते हैं कि यहाँ AgI यानी सिल्वर आयोडाइड, या हम देख रहे हैं ड्राई आइस को काम में लिया जाता है। ड्राई आइस सूखी बर्फ या जिसे हम कह सकते हैं सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, सॉलिड फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को काम में लेकर क्या कराई जा सकती है? आर्टिफिशियल रेन मेकिंग की जा सकती है। वनस्पति जगत प्रतिवर्ष भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड को अपने भोजन में परिवर्तित कर रहा है। भूमि पर पड़ने वाली सूर्य की शक्ति का एक बहुत बड़ा भाग केवल इसी क्रिया में व्यय हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में थोड़ी वृद्धि से अधिक प्रकाश संश्लेषण होगा, जिसका फसल पर सुखद प्रभाव पड़ेगा। कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता अग्निहोत्र से नहीं, फैक्ट्रियों से, वाहनों से, बल्कि इनसे तो खतरनाक गैसें भी निकलती है। इन्हें कोई बंद करने के लिए नहीं बोलता, क्योंकि ये तो मॉडर्न साइंस की देन है ना। आप कोई भी ऐसा तरीका बताओ जो ऋषियों ने बताया है और उससे पर्यावरण को हानि पहुंचती है, और मैं ऐसी कितनी टेक्नोलॉजी बता सकता हूँ जिससे हानि पहुंचती, बल्कि पृथ्वी खत्म होने की दिशा में बढ़ रही है केवल 100 से 200 साल में, और ऋषियों के बताए तरीकों से कम 5000 साल से ये पर्यावरण लगभग वैसा का वैसा बना हुआ था। अग्निहोत्र का समय भी ऋषियों ने सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त के पहले निर्धारित किया है। अगर अग्निहोत्र के इतने लाभ को लेना है तो लकड़ी की आवश्यकता अवश्य पड़ेगी, क्योंकि कम से कम 300 से 600 डिग्री सेल्सियस तापमान अग्निकुंड में ये रासायनिक क्रिया पूरा करने के लिए चाहिए। लकड़ी के दो मुख्य भाग होते हैं, सेल्यूलोज और लिग्नोसेल्यूलोज। इसमें लगभग 47% हाइड्रोजन, 28% कार्बन और 23% ऑक्सीजन होती है। लकड़ी के जलने का अभिप्राय सेल्यूलोज और लिग्नोसेल्यूलोज का ऑक्सीकृत हो जाना है। फिर धीरे धीरे जो हाइड्रोकार्बन बनती है वो 400 से 600 डिग्री सेल्सियस के बीच जल जाती है। सेल्यूलोज तथा लिग्नोसेल्यूलोज ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड तथा पानी बनाते हैं। फिर पानी भाप बनकर उड़ जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड हवा में मिल जाती है। अगर वायु का प्रवेश कम हो तो इस क्रिया में कुछ कार्बन मोनोऑक्साइड गैस भी बन सकती है। लेकिन ऋषियों ने इस यज्ञ कुंड को ऐसे डिजाइन किया है, यज्ञवेदी खुला स्थान होने से वायु भली प्रकार आती जाती रहती है, अतः कार्बन मोनोऑक्साइड बनने की संभावना ना के बराबर है। यज्ञ कुंड की बनावट, समिधाओं की लंबाई तथा उनके रखने की विधि, तापमान और वायु की ऐसी मात्रा निर्धारित कर देती है कि यज्ञ के समय लकड़ी की आसवन क्रिया होने की पूरी संभावना हो जाती है। आसवन क्रिया के कारण अनेक पदार्थ पैदा होते हैं, फिर ये पदार्थ आपस में मिलकर कई अन्य पदार्थ बना लेते हैं। लेसन के अनुसार आसवन क्रिया के समय जो एसिटिक एसिड बनता है
वही टूटकर एसीटोन बना देता है। ये एसीटोन मीथेन गैस को वायुमंडल से कम करने का भी काम करती है। अग्निहोत्र के बाद इसकी राख बचती है। इसमें मुख्यतः कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम तथा थोड़ी मात्रा में लोहा, मैग्नीज, सोडियम, फास्फोरस, गंधक आदि होती है। पोटेशियम ऑक्साइड की विद्यमानता के कारण खाद के रूप में भी अग्निहोत्र की राख का प्रयोग किया जाता है, लेकिन अग्निहोत्र से किसी भी जहरीली गैस जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड आदि की उत्पत्ति नहीं होती, बल्कि इन लकड़ियों के औषधीय गुण ही प्राप्त होते हैं। जैसे ढाक की लकड़ी अग्निदीपक और वीर्यवर्धक है। पेट के कीड़े आदि को मारने के लिए भी ढाक का प्रयोग किया जाता है। पीपल सांस के रोगों में लाभदायक है। आम कफ पित्त का नाश करता है, इससे खांसी नष्ट होती है। घी के जलने से जो सुगंधी उत्पन्न होती है उसका कारण कैप्रोनिक एल्डिहाइड, नॉर्मल ऑक्टिलिक एल्डिहाइड, नॉर्मल नोनिलिक एल्डिहाइड, वैलेरिक एल्डिहाइड तथा कई अन्य उड़नशील एल्डिहाइड व वाष्पीय वश्य अम्ल होते हैं। ये सभी वायु में मिल जाते हैं, जिससे सर्वत्र सुगंधी फैल जाती है। घी के जो कण बिना जले ही वायु में उड़ जाते हैं वे अति सूक्ष्म होते हैं। ये अग्निहोत्र से उत्पन्न होने वाली गैसों को स्वयं में लीन करके वायुमंडल को अधिक समय तक पवित्र रखते हैं। घी के ये कण वर्षा के लिए धूलिकणों का कार्य भी करते हैं। घी में 30 से 40% ओलिक अम्ल होता है। इसके ऑक्सीकरण पर नॉर्मल नोनिलिक एल्डिहाइड बन जाता है। नॉर्मल नोनिलिक एल्डिहाइड से नोनोइक अम्ल एवं ऑक्टेन और ओलिक अम्ल से उत्पन्न दूसरे पदार्थ से नॉर्मल ऑक्टिलिक एल्डिहाइड, ऑक्टेनोइन अम्ल एवं हेप्टेन बनती है। परंतु ये तो केवल एक संभावना है। इसके अतिरिक्त और भी कई प्रकार के पदार्थ उत्पन्न होते हैं। इसी प्रकार लिनोलिक अम्ल से कैप्रोनिक एल्डिहाइड तथा वैलेरिक एल्डिहाइड बनते हैं। घी की आहुति देने से जो पदार्थ उत्पन्न होते हैं उनमें हाइड्रोकार्बन की मात्रा पर्याप्त होती है। ये हाइड्रोकार्बन यज्ञकुंड के तापांश 400 से 500 डिग्री सेल्सियस पर ऑक्सीजन से मिलकर कुछ अन्य पदार्थ बना देते हैं। इसी प्रकार एथेन, फॉर्मेल्डिहाइड, एसिड एल्डिहाइड, मेथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, फॉर्मिक एसिड आदि अनेक पदार्थ बन जाते हैं। वाले द्रव्यों में खांड मुख्य है। यह यज्ञ सामग्री की वस्तुओं में कार्बोहाइड्रेट भी विद्यमान है। शर्करा तथा स्टार्च इसी कार्बोहाइड्रेट के दो प्रकार हैं। शर्करा यज्ञ सामग्री में पर्याप्त मात्रा में डाली जाती है। फ्रांस के विज्ञान के एक भूतपूर्व अध्यापक टिलवर्ट का विचार है कि खांड के तेजी से जलने पर फॉर्मेल्डिहाइड की उत्पत्ति होती है। यह गैस कर्मियों का नाश करती है, वायु को मनुष्योपयोगी बना देती है। फॉर्मेल्डिहाइड एक कार्बनिक पदार्थ है। यह यज्ञ में भिन्न भिन्न क्रियाओं के द्वारा काफी मात्रा में उत्पन्न होता रहता है। यह शक्तिशाली कर्मीरोधक, कर्मीनाशक तथा धूल को कर्मी रहित करने वाला माना गया है। यह वाष्पशील होने के कारण शीघ्र ही सर्वत्र फैल जाता है। इसलिए रोगियों के कमरों को स्वच्छ बनाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। फॉर्मेल्डिहाइड जल की विद्यमानता में ही कर्मियों का नाश कर सकता है। इसे सुखद संयोग ही समझिए कि यज्ञ में काफी मात्रा में भाप भी बनती रहती है। यह भाप तथा अन्य गैसें सर्वत्र फैल जाती है। इसलिए जहाँ जहाँ फॉर्मेल्डिहाइड होता है वहाँ कुछ मात्रा में पानी भी विद्यमान होने से कर्मीनाशक क्रिया होती रहती है। अग्निहोत्र में फॉर्मेल्डिहाइड के अतिरिक्त एस्टिएल्डिहाइड, पाइरुविक एल्डिहाइड, प्रोपोनिक एल्डिहाइड तथा परफ्यूरल आदि भी उत्पन्न होते हैं। ये भी कुछ अंश तक रोगाणुनाशक माने गए हैं, लेकिन इनकी कर्मीनाशक शक्ति फॉर्मेल्डिहाइड की अपेक्षा कम है। तो भी वायु को शुद्ध करने में तो अपना योगदान देते ही है। अग्निहोत्र के समय भिन्न भिन्न रासायनिक क्रियाओं के द्वारा फॉर्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, पायरोलिग्निस अम्ल, प्रोपोनिक अम्ल तथा वैलेरिक अम्ल आदि उत्पन्न होते रहते हैं। ऐसे ही हम देखते हैं अग्निहोत्र में कुछ सुगंधित पदार्थ डाले जाते हैं। जैसे लौंग भाप के द्वारा होने वाली आसवन क्रिया पर एक तेल देती है, जिसमें 34 से 65% तक फिनोल, सेस्ट्रिक्पेन तथा थोड़ी मात्रा में कीटोन, अल्कोहल और एस्टर होते हैं। लौंग के तेल में परफ्यूरल और वेनिलिन भी होता है। ऐसे जायफल में 30 से 40% तक वसा, 5 से 25% वाष्पीय तेल होते हैं। देवदार के तेल में पाइनिन तथा हाइड्रोकार्बन होते हैं। यह तेल कर्मीरोधक है। बड़ी इलायची सिनियोल तथा ट्रिपिनियोल और बालचटबर्नियोल को उत्पन्न करती है। जो पदार्थ इस प्रकार उत्पन्न होते हुए 200 से 400 डिग्री सेल्सियस पर उड़ जाते हैं तथा वायु में मिलकर सुगंधि पैदा करते हैं। यज्ञ के समय जो धुआं और भाप बनता है वह इन पदार्थों को दूर दूर तक फैला देता है। इस प्रकार इन पदार्थों को वायु में मिलने में सुविधा हो जाती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जलने से किसी वस्तु का नाश नहीं होता, केवल रूप बदल जाता है। आहुति देने के पश्चात भी पदार्थ का उपयोगी भाग जो का त्यों बना रहता है। वे पदार्थ केवल सूक्ष्म हो जाते हैं। इनका सूक्ष्म आकार इन्हें वायु में मिलने में और फैलने में सुविधा प्रदान करता है। वर्षा में बिजली के महत्व को नकारा नहीं जा सकता।
संभवतः यज्ञ भी सर्वप्रथम आकाश में बिजली ही भरता है, फिर मेघ बनते हैं और वर्षा होती है। अग्निहोत्र के द्वारा धूम पैदा होता है जिसमें पर्याप्त मात्रा में वाष्प, धूलिकण आदि रहते हैं। वैज्ञानिकों ने धूम को वायु में बहुत सूक्ष्म कणों का कोलाइड विलयन माना है। वायु में तैरने वाले इन सभी कोलाइड कणों में ऋणात्मक विद्युत होती है तथा एटकन के मतानुसार ऋणात्मक विद्युत से युक्त कण ही वर्षा में सर्वाधिक सहयोगी होते हैं। हवन करते समय कुछ घी बिना जले ही अति सूक्ष्म कणों के रूप में उड़ जाता है। यह घी बहुत से धूलिकणों पर अपनी परत जमा देता है। इस प्रकार के सभी कण प्राय बिजली से युक्त पाए गए हैं। इनमें नमी चूसने की विशेष शक्ति होती है। इन पर जब नमी की एक परत जम जाती है तो और नमी खिंची चली आती है। इस प्रकार मेघ बनाने में इन कणों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। अग्निहोत्र केवल मेघ बनाता ही नहीं अपितु उन्हें बरसाने में भी सहायक है। मेघों के बरसने के लिए वायु में नमी की बहुलता का होना अनिवार्य है। प्रत्येक तापांश पर वायु में एक विशेष सीमा तक ही नमी रह सकती है। हवा जितनी अधिक गर्म होगी उतना ही अधिक जल धारण कर सकेगी। हवन के कारण तापमान कुछ बढ़ जाता है, अतः वायु पर्याप्त नमी खींच लेती है। फिर हवन के द्वारा नीचे की वायु गर्म होकर हल्की हो जाती है, अतः यह वायु ऊपर चढ़ते समय मेघ को भी अपने साथ ले जाती है। वहां तापांश की न्यूनता के कारण वायु समस्त नमी को धारण करने में असमर्थ हो जाती है, तब मेघ बरसने लगते हैं। यज्ञ के द्वारा वर्षा केवल दिमागी दौड़ नहीं अपितु वास्तविकता है। इसमें अभी और भी बहुत सारे केमिकल बनते हैं जो इस एक वीडियो में बताना पॉसिबल नहीं है। जो लोग ये बोलते हैं कि यज्ञ एक अंधविश्वास है, उन्हें भी आज पता चल गया होगा कि यज्ञ कितनी वैज्ञानिक प्रक्रिया है और इस यज्ञ को बताने वाले हमारे ऋषि महर्षि कितने बड़े वैज्ञानिक रहे होंगे। कुछ लोग गीता का एक श्लोक दिखाकर श्री कृष्ण जी को गाली देकर बोल रहे थे कि देखो कृष्ण ने गीता में कितने अंधविश्वास की बात लिखी है कि यज्ञ करने से वर्षा होती है। अब आप लोग खुद ही विचार कीजिए कि कौन अंधविश्वासी है और कौन वैज्ञानिक। और ये तो वो तथ्य है जिसे मॉडर्न साइंस खोज पाई है। कितने ही अभी और तथ्य जिसे मॉडर्न साइंस 100-200 सालों में शायद ही खोज पाए, और कुछ तथ्य तो ऐसे भी है जिन्हें मॉडर्न साइंस 1000 साल में भी नहीं खोज सकती। चलिए अब इस वीडियो के पार्ट 2 को देख लेते हैं, जिसमें उन रिपोर्ट्स को हम दिखाएंगे जो अब तक अग्निहोत्र पर परीक्षण किए गए हैं। आज हम अग्निहोत्र की उन साइंटिफिक रिसर्च को लेकर बात करेंगे जो समय समय पर होती रही है। उनमें कुछ साइंटिस्ट भारत से है और कुछ विदेशी साइंटिस्ट भी शामिल है। सबसे पहले एक साइंटिस्ट जो जर्मनी से है, उर्लिक बर्ग। उनका हवन यज्ञ को लेकर कई सालों के अध्ययन के आधार पर तैयार की गई कुछ रिपोर्ट्स मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। Towards the earth and at sunset they going out again. So modern astrophysics confirms this traditional knowledge about what happens at sunrise. So these two time periods are very important, sunrise and sunset. What happens we perform Agnihotra? A channel is created through all the atmosphere. Prana energy, which lies above the atmosphere, comes down through this channel, and from the pyramid, an aura energy field around all plants is created, and these plants get nutrition, they get disease resistant, they get stronger, and when the energy, when the flame dies, all this energy is coming back and is kept in the Agnihotra ash. This is why the ash is so powerful as medicine, as nutrients, for so many applications. Now, what are the benefits? Basically, you can say all nature comes back to harmony. एयर पोल्यूशन को लेकर डॉक्टर उर्लिक बर्ग की रिपोर्ट्स देखिए। इसमें एयर क्वालिटी रिकॉर्ड्स किए गए हैं। हवन के दौरान और हवन के बाद एयर पोल्यूशन पर अग्निहोत्र के क्या प्रभाव होते हैं, ये आप इस रिपोर्ट्स में देख सकते हैं। जैसे हवन से पहले जो सल्फर ऑक्साइड था SOx 7.9, हवन के दौरान 6.2 और हवन के तुरंत बाद 8.3, हवन के 15 घंटे बाद 5.6। ऐसे ही NOx हवन से पहले 27.3, हवन के दौरान 23.7, हवन के तुरंत बाद 29.1। RSPM पर तो इसका बहुत गहरा प्रभाव है, रेस्पिरेबल सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। आप देख सकते हो हवन से पहले 105,
हवन के दौरान 75, हवन के तुरंत बाद 152 और हवन के 15 घंटे बाद ओनली 56। ऐसे ही SPM भी देख लीजिए आप। अब ये पूरी रिपोर्ट्स चेक करिए। अग्निहोत्र पैथोजेनिक बैक्टीरिया को खत्म करता है और हार्मफुल केमिकल जैसे NOx, SOx को बहुत तेजी से कम करता है। ये केमिकल हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को खराब करते हैं। आप ये रिपोर्ट्स खुद चेक करिए। अग्निहोत्र के एयर पोल्यूशन पर क्या प्रभाव है, उनमें से कुछ थोड़ा सा मैंने बताया। अब चलिए बात करते हैं जल के ऊपर अग्निहोत्र के क्या परिणाम होते हैं। डॉक्टर जॉन मेटरलैंडर एक साइंटिस्ट है जिन्होंने 200 ml इन्फेक्टेड वाटर लिया और उसके साथ एक परीक्षण किया। उन्होंने उस पानी को पहले लैब में टेस्ट करवाया। उसमें देखा कि बहुत बुरी तरह से बैक्टीरिया पनप चुके थे। फिर उसमें 2 चम्मच अग्निहोत्र की राख मिलाई और 3 दिनों के बाद दोबारा लैब में टेस्ट करवाया। देखते हैं 3 दिन के बाद बैक्टीरिया पूरी तरह से खत्म हो चुके थे। इसी में आगे एक प्रयोग और किया गया जिसमें पानी को अग्निहोत्र के दौरान अग्निहोत्र के पास रखा। केवल अग्निहोत्र के पास रखे जाने से ही पानी बैक्टीरिया फ्री हो गया। अब तीसरे रिसर्च की बात कर लेते हैं जो मिट्टी पर किया गया, जिसमें 3 खेत तैयार किए गए। पहले खेत में एग्रोकेमिकल डाले गए, दूसरे खेत में ऑर्गेनिक वर्मी कंपोस्ट, तीसरे में ऑर्गेनिक वर्मी कंपोस्ट के साथ अग्निहोत्र की राख मिलाकर डाली गई। तीनों खेतों का पीएच लेवल आप रिपोर्ट्स में देख सकते हैं। एग्रोकेमिकल 9.8, ऑर्गेनिक 9.06 और ऑर्गेनिक के साथ अग्निहोत्र की राख डालने के बाद पीएच लेवल 7.67 रह गया है। और इससे भी बड़ी बात यह है, एक दूसरे खेत पर जिसका पीएच लेवल 4.4 रह गया था, जिसमें खेती करना पॉसिबल नहीं था, उसमें अग्निहोत्र की राख डालने के बाद पीएच लेवल 7.2 पहुंच जाता है। इसका अर्थ है कि अग्निहोत्र पीएच लेवल को केवल एक दिशा में कम नहीं करता बल्कि उसको बैलेंस करता है। ऐसा अद्भुत कार्य कोई भी मॉडर्न साइंस के द्वारा तैयार किया गया केमिकल कभी नहीं कर सकता। और ये अद्भुत कार्य हमारे ऋषियों ने बहुत ही सरल प्रक्रिया के द्वारा हर घर तक पहुंचा दिया। ना कोई कंपनी, ना कोई सरकार, हर घर अपने लिए शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, शुद्ध भोजन स्वयं तैयार कर सकता था। अग्निहोत्र वायु, जल, मिट्टी पर ही अपना प्रभाव नहीं छोड़ता, इसका प्रभाव फसलों पर भी होता है। किसी भी फसल की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को ही बढ़ाने में अग्निहोत्र की बहुत अहम भूमिका है। आप ये सभी रिपोर्ट्स खुद चेक कीजिए। बीज के जर्मिनेशन से लेकर फसल के तैयार होने तक अग्निहोत्र के परिणाम अतुलनीय है। मॉडर्न साइंस ने जो खाद पेस्टिसाइड खेती के लिए तैयार किए हैं, उससे होने वाले नुकसान सभी के सामने बहुत पहले ही आने शुरू हो गए थे। आज तो इसके परिणाम मिट्टी के ऊपर भी आ चुके हैं। फसलों में डाले जाने वाले केमिकल के कारण जमीन बंजर बनती जा रही है और अनाज, फल, सब्जी सभी की पौष्टिकता निरंतर कम होते होते बहुत कम हो गई है, जिसके कारण तरह तरह की नई बीमारियां बढ़ती जा रही है। इसके विपरीत अग्निहोत्र की राख से की गई खेती से सभी सुरक्षित बनी रहती है। जब से हमारे देश में अग्निहोत्र करने की परंपरा खत्म हुई है और मॉडर्न साइंस ने इसकी जगह ले ली है, तब से लगातार बीमारियां बढ़ती जा रही है। एक बात पर आप सभी लोग विचार कीजिए, आज से 30 साल पहले हार्ट, कैंसर और शुगर के कितने पेशेंट आपके आसपास या गांव में हुआ करते थे और आज कितने पेशेंट हार्ट, शुगर और कैंसर के हो चुके हैं। ऐसे ही खेती पर, रेडिएशन पर और अन्य कई सारे परीक्षण अग्निहोत्र पर किए गए, जिसकी रिपोर्ट्स देख सकते हैं। मैं उन लोगों से एक बात कहना चाहता हूं जो लोग वैदिक संस्कृति में विश्वास रखते हैं। वैदिक संस्कृति पर विश्वास रखिए। ये वो संस्कृति है जिसके हर कार्य में विज्ञान और अध्यात्म साथ चलता है। वेदों के इतने बड़े कालखंड में बहुत सी मिलावट की गई इस संस्कृति को तोड़ने के लिए। ज्यादा ज्ञान इस संस्कृति में मिलावट ही रह गया है, लेकिन जो ज्ञान ऋषियों के द्वारा दिया गया वो पूरी तरह से वैज्ञानिक है। बस उसको समझने की देर है। अगली वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि रामायण में मिलावट कैसे की गई है, पूरे तर्क के साथ, जिसे कोई भी इनकार नहीं कर सकेगा। अगर आप वैदिक संस्कृति को सपोर्ट करना चाहते हैं और उन लोगों को करारा जवाब देना चाहते हैं जो इस संस्कृति को तोड़ने का काम कर रहे हैं, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। हमारा हौसला बढ़ाने के लिए कमेंट और लाइक करो। जल्द ही अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।